हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री जी की लिखी हुई एक अनोखी प्रेम कहानी का 15वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 14 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। मंदिर से निकलने के बाद रुद्र ने गाड़ी को फुल स्पीड में अदिति के घर की तरफ मोड़ दिया था। कुछ ही देर में वे लोग अदिति के घर के आगे पहुंच गए। चूंकि आज दीपावली थी, इस वजह से घर का दरवाजा पहले से ही खुला था। उसने गाड़ी को पार्क किया। अदिति के दिमाग में कई सारे सवाल कौंध रहे थे कि आखिर उस वक्त उनके घर वालों का क्या रिएक्शन होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उन दोनों ने शादी कर ली है। उसने अपना सीट बेल्ट निकाला और उसके बाद नीचे उतर गई। बाहर उस वक्त कोई नहीं था क्योंकि सभी घर के अंदर लक्ष्मी पूजन करने में व्यस्त थे। फिलहाल शाम के 7:30 बज रहे थे, इस वजह से चारों ओर अंधेरा भी काफी हो गया था। अदिति आंसू से भरी हुई आंखों से अपने घर की तरफ देखती है। सीढ़ियां, उनके घर की मुंडेर और मुख्य दरवाजे, हर जगह दीपक जल रहे थे। इस दौरान वो खड़ी हुई देख रही थी। वो एक पल रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र कुछ ही देर में उसके पास आ गया। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा उसकी दादी का कॉल आ रहा था। मैं आता हूँ, दादी कॉल कर रही है, तुम अंदर चलो। रुद्र ने इतना कहा और फोन उठा लिया। उसकी बात सुनकर अदिति की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। उसे समझ नहीं आया आखिर वो कैसे अकेली अपने घर के लोगों को फेस करेगी। उसने एक पल के लिए रुद्र की तरफ उदास होकर देखा, उसके बाद वो घर की तरफ जाने लगी। कुछ ही देर में वो सीढ़ियों से होकर अंदर गई। उसके घर का वॉचमैन अपने घर गया हुआ था, तो वहीं उसकी मैड तारा भी अपने घर लक्ष्मी पूजन के लिए गई हुई थी। उस वक्त घर के अंदर उसके सभी फैमिली मेंबर्स ही थे। वो होली से अंदर गई। इस दौरान बाकी सबने अपना मुंह मंदिर की तरफ कर रखा था, तो वहीं उसकी माँ लक्ष्मी जी की आरती कर रही थी। अदिति ने घर की दहलीज को पार किया और उसके बाद वो अंदर पहुंची। ये रुद्र और अदिति अब तक नहीं आए, बात क्या है? उसकी माँ ने आरती पूरी करते हुए कहा और उसके बाद उन्होंने आरती की थाल को उठाते हुए सबको जोत लेने के लिए बोला। वो पीछे की तरफ जैसे ही मुड़ी, उनकी आंखों के सामने दुल्हन के जोड़े में खड़ी अदिति दिखाई दी। वो साक्षात लक्ष्मी जी लग रही थी। एक पल को तो वो पहचान ही नहीं सकी थी कि वो अदिति ही है, क्योंकि वो हद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन अगले ही पल उन्हें समझ आ गया कि वो अदिति है। अदिति, तुम? उन्होंने चौंकते हुए जैसे ही कहा, सबने पीछे की तरफ मुंह किया। उसके बाद सबके जैसे ही अदिति को दुल्हन की जोड़ी में देखा, सबके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, सिवाय नुपुर के। नुपुर को सब पता था, इस वजह से उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। हालांकि उसकी माँ और भुआजी हो हल्ला ना करे, इसलिए उसने अपनी मुस्कुराहट को होठों के पीछे ही छिपा लिया था। उसकी माँ अचरज में थी। उन्होंने आरती की थाल को नुपुर को पकड़ाया और जल्दी से उसकी तरफ गई। इस दौरान अदिति की आंखें नम थी। उसने शर्म के मारे अपनी नजरों को झुका लिया। ये तूने दुल्हन का जोड़ा क्यों पहन रखा है? और तुम्हारी मांग में सिंदूर? ये सब मैं क्या देख रही हूँ अदिति? उसकी माँ ने फिर से आश्चर्यचकित होकर पूछा। बोल अदिति, ये हम क्या देख रहे हैं? उसकी माँ ने इस बार जैसे ही गुस्से में पूछा, वो बोली, मम्मा रियली सॉरी, वो हमने शादी कर ली। क्या? तूने शादी कर ली? पर किसके साथ? लड़का कहाँ है? तूने हमें बिना बताए शादी कर ली। एक पल भी हमारी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा तुमने अदिति? उसकी माँ ने क्रोधित होकर कहा। वो लड़का कहाँ है जिसने तुझसे शादी की है? उसकी माँ ने आगे कुछ बोल पाती, तभी उसकी भुआजी ने नाटक करते हुए कहा, लो लो भाभी, मैंने क्या बोला था? इस लड़की के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे तो। 5 साल पहले वो सब बिन ब्याही माँ बनी थी और अब इसने हमें बताए बिना ही शादी कर ली। छी छी अदिति, तूने तो हमारी नाक ही कटवा दी। उसकी बुआ ने अदिति पर तंज कसा। इधर बाहर रुद्र को जैसे ही घर में हो हल्ला सुनाई दिया, उसने जल्दी से कॉल कट किया और वो तेज तेज चलकर घर की तरफ बढ़ा। तुम्हें शर्म नहीं आई होगी ना? तेरी वजह से पहले ही हमारे खानदान की नाक कट चुकी है और अब ये सब। तूने हमें जीने के काबिल नहीं छोड़ा लड़की, निकल जा हमारे घर से। और हाँ, आइंदा कभी वापस आने की कोशिश भी मत करना। और कितनी जिल्लत सहनी पड़ेगी हमें तुम्हारी वजह से। अब देख क्या रही है, जा यहाँ से। उसकी भुआजी ने उसकी माँ के सामने ही क्रोधित होकर उसका हाथ पकड़ा और उसके बाद उसके हाथ को खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगी। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, तभी रुद्र उनके सामने आ गया। जस्ट स्टॉप इट भुआजी, तू नहीं जानता इसे।
इस कुलच्छनी ने हमारे घर की नाक कटवा दी है। उसकी बुआ ने गुस्से के मारे रुद्र को ध्यान से देखा ही नहीं कि वो भी दूल्हे के गेटअप में है। चल निकल जा मेरे घर से। बुआ जी, मैंने कहा मेरी बीवी का हाथ छोड़ो। रुद्र ने जैसे ही इस बार गुस्से में कहा, बुआ जी ने अपनी आंखें ऊपर की। उन्होंने रुद्र को जैसे ही दूल्हे के गेटअप में देखा, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो बुरी तरह से कांपने लगी और अगले ही पल उनके हाथ से अदिति का हाथ अपने आप छूट गया। रुद्र की आंखें गुस्से के मारे लाल हो रखी थी। ये क्या बकवास है? ये तो आप हो बुआ जी, जिसने मेरी बीवी को इतना कुछ बोल दिया। अगर कोई और होता यहाँ तो मैं उसकी जबान खींचकर उसके हाथ में पकड़ा देता। नाउ सी इज नॉट अदिति सिंह, नाउ सी इज अदिति रुद्र प्रताप सिंह राठौड़। इसे अपने भेजे में अच्छी तरह बैठा लो और हाँ, आगे से इसे कुछ भी बोलने से पहले मस्ट रिमेम्बर दिस, अब ये अकेली नहीं है इस घर में, मैं हूँ। अब इसके नाम के पीछे मेरा नाम जुड़ गया है, तो अगर किसी ने भी मेरी बीवी को कुछ भी बोलने की कोशिश की तो मैं अपनी हद भूल जाऊंगा। बाकी मैं कैसा हूँ ये आपने मुस्ताक के हाल को देखकर समझ ही लिया होगा। उसने गुस्से में उसकी भाजी की तरफ बढ़ते हुए कहा। अदिति की आंखों में यह सब सुनकर आंसू आ गए। तो तुम लोग ऐसे कैसे शादी कर सकते हो? मैं नहीं मानती इस तरह की शादी। हमारे घर में इस तरह की शादी करने वाली कोई जगह नहीं है। भुआजी ने फिर से अपने पुराने अंदाज में कहा। वेट वेट, क्या कहा अभी आपने भुआजी? आपका घर? हाँ, दोबारा बोलना प्लीज। कौन सा आपका घर? मैंने इस घर को बचाने के लिए 24 करोड़ रुपीज हैंड टू हैंड मुश्ताक को दिए हैं, आई समझ में? और अब ये घर मेरा हुआ। आई मीन मेरा ही नहीं, मेरी वाइफ अदिति का भी हुआ। ऐसे में हम जिसे चाहेंगे इस घर में रखेंगे और जिसे चाहेंगे उसे इस घर से निकाल फेंकेंगे, फिर चाहे आप भी क्यों ना हो। इस घर में अगर अब कोई रहेगा तो वही रहेगा जो मेरी बीवी और हमारे रिश्ते की इज्जत करेगा। जिसे हमारा रिश्ता मंजूर नहीं, इसी पल वो इस घर से बाहर जा सकता है। उसने क्रोधित होकर फिर से कहा, जिसके बाद भुआजी अदिति से दूर हो गई। अदिति फबक पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो वहीं अदिति की माँ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। रुद्र ने एक पल के लिए उसकी माँ नुपुर और उसके पिताजी की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी आंटी, जो मैं आप सबको बता नहीं सका। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। मैंने अदिति को भी आज ही सरप्राइजली प्रपोज किया था कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ऐसे में फिर इसकी कोई गलती नहीं है। जो भी गलती है वो मेरी है। इसलिए जो कुछ भी कहना है वो मुझसे कहो, मेरे सामने आकर कहो। मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन इसके लिए अगर मेरी वाइफ को किसी ने एक शब्द भी बोला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम दोनों कई सालों से एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन समहाउ दूरियां आ गई। लेकिन अब नहीं, अब मैं अदिति के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताना चाहता हूँ। आई होप आप हमारे इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे। अगर ना भी करेंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अदिति से प्यार करता हूँ और इसके लिए मुझे किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। रही बात हमारी शादी की, तो हमने मंदिर में पूरे 30 लोगों के सामने पूरे विधि विधान से शादी की है। ऐसे में अब ये शादी लीगल है और अब मैं अपनी बीवी के लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ। अब आपको डिसाइड करना है, हमारी ये शादी स्वीकार करके हमें आशीर्वाद देना है या फिर हमारे खिलाफ होना है। उसने इस बार शर्तिया तरीके से अपनी बात को रखा, जिसके बाद सब चुप हो गए। वो अदिति का हाथ पकड़कर उसके पिताजी की तरफ बढ़ा। हमें आशीर्वाद दीजिए अंकल जी कि हम जन्म जन्मांतर तक कभी अलग ना हो। उसने अदिति के साथ उनके कदमों में झुककर आशीर्वाद लिया, जिसके बाद उसके पिताजी ने अपने दूसरे हाथ को उठाकर उन्हें आशीर्वाद देने की कोशिश की। अब अगर तुम दोनों ने शादी कर ही ली है तो फिर हम कौन होते हैं तुम दोनों के खिलाफ? क्यों भाभी? भुआजी की टोन इतनी जल्दी बदल जाएगी किसी ने भी सोचा नहीं था। वो चलकर आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ी। आखिर जानती थी कि जल में रहकर मगर से बेड़ लेना उचित नहीं है। खुश रहो और मुझे माफ करना अदिति, जो मैंने तुम्हें बुरा भला कहा। रुद्र जैसे दामाद को पाकर तो हम धन्य हो गए। वैसे भी इस भुआजी का तो खुद का ना कोई ठोर है ना कोई ठिकाना। मैं क्यों किसी के खिलाफ होंगी? जैसा चाहोगे वैसा रह लूंगी। बस इस घर में थोड़ी सी जगह अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं भी अपनी जिंदगी काट लूंगी यहाँ। भुआजी ने दुखी होने का नाटक करते हुए आशीर्वाद दिया। उसके बाद अदिति को गले से लगा लिया। हालांकि अदिति की आंखों में अब भी आंसू थे। इसी दौरान नुपुर ने आगे बढ़कर गले से लगाया। आखिर वो तो उस प्लान में शामिल ही थी, बस उसने बताया नहीं था। Congratulations the and Jiju for your future. I am really very happy
कि आप दोनों बिजनेस पार्टनर से रियल लाइफ पार्टनर भी बन गए हैं। उसने अदिति की पीठ को थपथपाया और उसके बाद रुद्र के भी गले लग गई। आई एम रियली वेरी हैप्पी जीजू। थैंक यू नुपुर। रुद्र ने भी प्यारी सी इस्माइल दी। वो जानता था कि माहौल घर में टेंशन से भरा है। शब ने भले ही उन्हें इजाजत दे दी थी, लेकिन फिर भी मन ही मन वो उन दोनों के रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इस दौरान अदिति ने अपनी माँ के पैर छुए। उसकी माँ ने अपना मुंह मोड़ लिया। रुद्र ने भी उनके पैर छुए। उन्होंने उन दोनों को आशीर्वाद नहीं दिया। हालांकि वो थोड़ा ऊंचे स्वर में खींचते हुए बोली, नुपू मेरा खाना मेरे रूम में ही पहुंचा देना, और हाँ, इनके लिए जो भी व्यवस्था करनी है कर देना, और हाँ, ये भी बोलना कि ये जाकर मंदिर में भी आशीर्वाद ले ले। भगवान भला करे। एक माँ कभी नहीं चाहेगी उसकी बेटी दुखी हो, लेकिन बता देती तो अच्छा होता। सॉरी आंटी, रुद्र ने कहा। मुझे किसी से सॉरी नहीं चाहिए, बस खुश रहो दोनों, उसकी माँ ने खिंचते हुए कहा, और उसके बाद वो वहां से अपने रूम में चली गई। ये शब्द देखकर अदिति की आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपनी माँ को रोक लेना चाहती थी, लेकिन अभी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल कौंध रहे थे। क्या नुपुर, मुझे भी मेरा खाना मेरे कमरे में मिल जाएगा? उसकी भुआजी ने भी कहा। वो भले ही रुद्र से डरकर उन दोनों की शादी को मानने का नाटक कर रही थी, लेकिन फिर भी उनके मन में न जाने क्यों अदिति को लेकर यह जहर भरा हुआ था कि आखिर इतनी सारी कमियों के बावजूद भी उसे रुद्र जैसा दूल्हा कैसे मिल गया। वो यही सब सोचते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई, तो वहीं दूसरी तरफ अदिति और रुद्र एक पल के लिए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसके चेहरे को देखकर रुद्र को पता चल गया था कि अदिति अपनी माँ की बिहेव से काफी हर्ट हुई है। मैं पापा को उनके रूम में छोड़कर आ रही हूँ, तब तक आप दोनों अपने कपड़े बदल लो, नुपुर ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, रुद्र बोला, और उसके बाद वो कपड़े बदलने के लिए चला गया। तो वहीं उसके पीछे पीछे अदिति भी अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके दिमाग में कई सारे सवाल कौंध रहे थे कि आखिर क्या वो सच में अब इस रिश्ते को निभा सकेगी? रुद्र ने उससे इस तरह से शादी क्यों की? उस वक्त क्या होगा जब रुद्र को उसके पास्ट के बारे में पता चलेगा? यही नहीं, उसे तो अब इस बात का भी डर लग रहा था कि कहीं उसकी इस शादी की वजह से उसके और उसकी माँ के बीच के रिश्ते में दरार न पड़ जाए। वो यही सब सोचते हुए कुछ ही देर में अपने रूम में पहुंच गई। उसके बाद उसने अपने कपड़े बदले, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र तब तक कपड़े बदलकर नीचे आ चुका था। उन दोनों ने उसके बाद मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लिया। नूपुर ने उन दोनों के लिए और अपने लिए खाना लगाया। वो खड़ी होकर जब नूपुर की हेल्प करने के लिए जाने लगी, तो नूपुर ने खुद से ही उन्हें मना कर दिया था कि आज उन्हें काम करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद अदिति चुपचाप वहां बैठ गई। उन्होंने एक साथ खाना खाया। अगली कई देर तक उन सबके बीच बिल्कुल भी बातचीत नहीं हुई। कुछ देर बाद उसकी माँ अपने रूम से बाहर आई। नूपू, हाँ मम्मा, उसने बड़े ही प्यार से कहा, इधर आओ। उसकी माँ ने जैसे ही बुलाया तो वो उनके पास चली गई। हाँ मम्मा बोलो, क्या कह रही थी? वो मैं कह रही थी कि अगर इन दोनों ने खाना खा लिया हो तो अदिति के रूम को तैयार कर देना। सब कुछ इतना जल्दी हुआ है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन शादी तो हुई है ना। मेरा मतलब इनके फर्स्ट नाइट के लिए तुम जैसा कर सको उसके रूम को एडजस्ट कर देना। घर में कोई और है भी नहीं। समझ नहीं आ रही इतनी भी क्या जल्दबाजी थी इन लोगों की कि बताया तक नहीं। यही बम फोड़ने वाला था क्या रुद्र घर में? ये लड़का भी ना। उसकी माँ की बातों को सुनकर नुपुर को इतना पता चल गया था कि वो रुद्र को पसंद तो करती है, लेकिन यूँ अचानक से शादी हुई है, इस वजह से वो नाराज है। ठीक है मम्मा, मैं कर दूंगी तैयार, उसने इतना कहा, और उसके बाद वो उन दोनों की तरफ बढ़ी। उसकी माँ वापस जा चुकी थी, जिसके बाद नुपुर ने उन दोनों की तरफ एक पल के लिए देखा, और उसके बाद वो बोली, दी मैं आपके रूम को तैयार कर रही हूँ, सो एक बार आप आना मत। और जीजू, आपके रूम में से जो जरूरी सामान है वो आप मुझे बता देना, ताकि मैं दी के कमरे में ही शिफ्ट कर दूं। नुपुर ने जैसे ही कहा, अदिति और रुद्र दोनों सोचने लगे। तभी उन्हें एहसास हुआ उन दोनों ने तो शादी कर ली है। ऐसे में अब वो आगे से एक ही कमरे में सोएंगे। उसके साथ सोने के एक्सपीरियंस के बारे में सोचकर ही अदिति की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अदिति बेटा, आज से तुम्हें इस राक्षस के साथ एक ही कमरे में सोना होगा। हे भगवान, इस राक्षस से बचाना। अदिति मन ही मन बड़बड़ाई। क्या हुआ दी, आप ठीक तो हो ना? उसने बेमन से कहा, और उसके बाद खाना खाने लगी। तो वहीं रुद्र के चेहरे को देखकर लग रहा था वो उसी पल का इंतजार कर रहा था। हालांकि वो ये भी जानता था कि अदिति उसे छूने की इजाजत तभी देगी जब वो उसकी नजरों में वैसा ही हो जाएगा। खैर, फिर भी सपने देखने में भला क्या बुराई है। वो यही सोचते हुए अदिति की तरफ घुरकर देखता है और उसके बाद खाना खाने लगा।
तो वहीं अदिति अब भी उससे निपटने का आइडिया सोच रही थी। वो जानती थी कि रुद्र अब उसके करीब आने का कोई ना कोई बहाना बनाएगा। हालांकि उसके लिए ये राहत की बात जरूर थी कि उसने उसके साथ जबरदस्ती ना करने की बात जरूर कह दी थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। नुपुर ने रुद्र का सारा जरूरी सामान अदिति के रूम में शिफ्ट कर दिया था। कुछ ही देर में वो दोनों अदिति के कमरे में चले गए। रूम बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। उसने बिस्तर पर नई चादर लगा दी थी और तकिए भी। इसके अलावा उसने एक क्लासिक रूम फ्रेशनर से रूम को फ्रेश किया और कुछ रेड पेटल्स को उसने बिस्तर पर बिखेर दिया था। इसके अतिरिक्त वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकी थी क्योंकि उसके पास इतना वक्त नहीं था। ऊपर से वो अकेली भी थी। रुद्र रूम की खूबसूरती से सजा हुआ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और उसके बाद बोला, वाओ, मेरी साली साहिबा ने तो बहुत खूबसूरती से रूम को सजाया है। साली साहिबा, तो कल यही बातें हो रही थी। आई नो, आपने उसे बताया था? अदिति ने आंखें दिखाते हुए पूछा। हाँ, आखिर इस घर में मेरी साली साहिबा के अलावा मेरे दिल की बात और कोई समझता ही तो कहाँ है। उसने मुंह बनाते हुए दरवाजा बंद किया और उसके बाद वो बिस्तर की तरफ बढ़ा। अदिति उसके पीछे पीछे आ रही थी। सुनो मिस राठौड़। बोलिए, उसने आंखें दिखाते हुए कहा। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? नाउ यू आर माई वाइफ, तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आई कैन कॉल यू बॉय दिस नेम, समझी ना? उसने भी बदले में मुंह बनाते हुए कहा। जिस इंसान को हक मांगने की नहीं, छीनने की आदत पड़ जाए, वो कुछ भी बोले, क्या फर्क पड़ता है? अदिति ने फिर से मुंह बनाते हुए कहा। जस्ट सेट अप। अपनी मम्मी पापा से कुछ सिखाया नहीं है क्या तुम्हें? हाउ टू बिहेव विथ योर हबी। अच्छे से बोलना शुरू करो, आई समझ में? रुद्र ने जैसे ही आंखें दिखाई वो बड़बड़ाने लगी। लोगों को पता नहीं होता है हाउ टू बिहेव विथ गर्ल्स, और सिखा रहा है बड़ा आया। हाउ टू बिहेव विथ योर हबी। तुम मुझे गाली दे रही हो ना? अरे भला मैं क्यों आपको गाली दूंगी महाराज? आप तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। आपको गाली देने वाला इंसान मूर्ख माना जाएगा। आपके जैसे सिद्ध पुरुष धरती पर 2-4 और जन्म जाते तो समूचे विश्व का कल्याण हो जाता। ऐसे में भला मैं आपको गाली कैसे दे सकता हूँ? जय हो महंत श्री 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 1008 श्री रुद्र प्रताप सिंह राठौड़। उफ, नाम नहीं जैसे कोई फैम का नाम हो। वो खुद ही हंसने लगे। जस्ट सेट अप। तेरी ये कबूतरी की जैसी चोंच है ना, गुटरगू करने वाली, इसको बंद करो, मुझे सोना है। हाँ तो जाओ, सो जाओ, रोक कौन रहा है? उसने अदिति ने फिर से मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, सो रहा हूँ। और हाँ, कल सुबह जल्दी उठ जाना, हमें दिल्ली के लिए निकलना होगा। सो तुम्हें जितने कपड़े चाहिए अपने बैग में पैक कर लेना। वहां जाने के बाद मैं कोई कपड़े ना दिलाने वाला। फिर इस अमीरियत का क्या फायदा मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह राठौड़? जो आदमी अपनी बीवी पर अपार धन वर्षा नहीं कर सकता, भला वो किस काम का? उसने अजीब तरह से मुंह बनाते हुए कहा। मैं एक पैसा न देने वाला, आई समझ? अपने कपड़े ले लेना, वहां कुछ नहीं दिलाऊंगा मैं। नाउ गो टू बेड। बेड? आपको क्या लगता है मैं आपके साथ इस बिस्तर पर सोने वाली हूँ? उसने चौंकते हुए कहा। अरे मेरी अम्मा, आई नो वेरी वेल, वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ सोने का कोई शौक नहीं है, बड़ी आई। मैं सोफे पर सो जाऊंगा, तुम सो जाओ इस बिस्तर पर। लेकिन हाँ, अभी सो जाना, हमें कल जाना है जल्दी। हैं? कल ही? हम कल ही दिल्ली क्यों जाना है? 1-2 दिन रुक नहीं सकते क्या? जी कल ही। क्यों जाना है जैसे तुम्हें मालूम नहीं है? मैंने तुमसे शादी की है मिस अदिति सिंह, सो इसलिए जाना है कल ही, क्योंकि अब तुम इस घर की बेटी नहीं रही। यू आर नाउ माई वाइफ, इसलिए कल बोरिया बिस्तर बांध लेना। उसने मुंह बनाते हुए कहा। इतनी क्या जल्दी है? जल्दी है क्योंकि मुझे अपने बेटे को उसकी मम्मा को दिखाना है और ऊपर से तुम्हें मेरी मोम और दादी से भी मिलवाना है। रुद्र ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने अपने तरफ खींचते हुए कहा। छोड़िए मुझे, उसने खुद को छुड़ाते हुए कहा। पर अभी तक मैं नॉर्मल नहीं हो सकी हूँ, सब इतना जल्दी। आई कांट हैंडल दिस, आई नो। पर तुम अब रुद्र की वाइफ हो, अब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ रोलर कोस्टर राइड की तरह ही होने वाला है। तो कब क्या हो जाए इसके लिए हमेशा तैयार रहना। उसने तकिया और कंबल उठाते हुए कहा। मतलब अब ये जनाब अपनी वाली करेंगे? हे भगवान, मैंने ऐसा क्या बुरा किया था जो ये इंसान मेरी जिंदगी में आ टपका? वो बड़बड़ाई। हालांकि मन ही मन तो वो ये भी सोच रही थी कि आखिर उसने ही तो अपने कान्हा जी से उसे मांगा था, तो अब भुगतने का भी वक्त था। इस दौरान उसे डर भी लग रहा था कि इस तरह की शादी जब रुद्र की फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी तो फिर क्या?
यही नहीं, वो तो रुद्र की सौतेली माँ से भी भली-भांति वाकिफ थी। वो उसकी सौतेली बहन माया को भी अच्छे से जानती थी। वो तब भी उसे रुद्र के साथ देखना पसंद नहीं करती थी। ऐसे में अब शादी के बाद तो कैसे पसंद करेगी? लेकिन उसे डरने की जरूरत नहीं थी। वो जानती थी कि रुद्र किसी की भी बोलती बंद करवा सकता है, जैसे आज उसने भुआजी की करवाई थी। अब शायद ही उसकी भुआजी उसके खिलाफ एक भी शब्द बोलने की हिमाकत करेगी। वो यही सब सोच रही थी तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र एक तकिया कंबल लेकर सोफे पर लेट गया। आप यहाँ सो जाओ बेड पर, आपकी हाइट ज्यादा है ना, सो कोई बात नहीं, आई कैन मैनेज। तू बस अब कृपा करके लाइट ऑफ कर दो, रुद्र ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, अदिति ने लाइट ऑफ करते हुए कहा। उसके बाद वो भी बिस्तर पर लेट गई। खिड़की से बाहर आज लोगों के घरों पर दीपक जलते हुए नजर आ रहे थे। दीपकों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जुगनुओं की पूरी फौज उतर आई हो। नजारा बेहद सुंदर नजर आ रहा था। वो एक पल के लिए करवट बदलकर बाहर की तरफ देखने लगी। उस दौरान उसकी आंखों में आंसू थे। आज अचानक से यूं उसकी रुद्र के साथ शादी हो जाएगी, उसने एक पल के लिए भी कभी भी नहीं सोचा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रुद्र से शादी होने पर खुश हो या फिर दुखी। आखिर जिंदगी भर जिस शख्स को उसने चाहा, आज वो उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ न जाने क्यों उसे अजीब सा डर भी लग रहा था। यही वजह थी कि उसकी आंखों में आंसू थे। डर, हाँ, शायद इस बात का होगा कि तब क्या होगा जब उसे रुद्र धोखा दे देगा। उसे उस पर अब डाउट इसलिए भी हो रहा था क्योंकि जब वो पहले उससे मिला था तो अचानक से ही उस पर यूं गुस्सा हो जाया करता था। उसे बेवजह बुरा भला कह दिया करता था। यही नहीं, उसकी आंखों में उसके प्रति प्यार की जगह बेइंतहा नफरत नजर आती थी। हालांकि उसकी वजह क्या थी उसे ये नहीं मालूम था। उसे उसकी रुद्र की जगह कोई और ही नजर आता था और अब वो फिर से पहले की जैसा ही लगने लगा था। ऐसे में उस पर यकीन कर पाना उसके लिए बेहद मुश्किल था कि क्या सच में वो इतना अच्छा बन गया है या फिर वो सिर्फ उसका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहा है। यही सारे सवाल उसके दिमाग में कौंध रहे थे और वो चुपचाप लेटी उसी के ख्यालों में खोई हुई थी। इस तरह से करीब 2-3 घंटे बीत चुके थे। एक पल उसे रुद्र बहुत अच्छा लग रहा था तो अगले ही पल वो उसे बुरा भी लग रहा था। आखिरकार उसने करवट बदलकर सो जाने का निर्णय लिया। अब ठंड बढ़ने लगी थी क्योंकि उस वक्त रात के करीब 1 बजने को थे। वो सोने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर रुद्र पर पड़ी। उसने देखा वो सोफे की साइज छोटी होने के चलते अच्छे से सो नहीं पा रहा था। हालांकि लंबाई में तो वो सोफा उसकी साइज का पूरा ही था, लेकिन वो अच्छे से करवट लेकर नहीं सो पा रहा था। तभी उसने उसके कमरे में रखे 2 और सोफे को देखा। उसने होले से उन्हें घसीटते हुए रुद्र के सोफे से अटैच कर दिया। रुद्र ने सोए होने के दौरान कंबल को भी ढंग से नहीं ओढ़ रखा था। यही वजह थी कि उसने होले से उसकी कंबल को सही किया और उसके बाद उसे अच्छे से ओढ़ा दिया और उसके बाद बिस्तर पर आकर लेट गई। हालांकि बिस्तर पर सो जाने के बाद भी अदिति के दिमाग में एक बार फिर से यही सवाल कौंधने लगा था कि क्या वो इस मैरिज लाइफ को अच्छे से मेंटेन कर सकेगी। उसे सबसे बड़ा डाउट तो रुद्र पर ही था। हालांकि रुद्र को लेकर उसका ये भी मानना था कि अगर वो उससे फेक लव नहीं करता तो फिर उसे किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो उसकी तरफ है और उसकी साइड लेने के लिए तैयार है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रुद्र उसकी साइड नहीं हुआ तो वो उसकी सौतेली माँ और बहन को अच्छे से जानती थी और वो ये भी जानती थी कि वो उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उसके ख्याल मात्र से ही अदिति के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। लेकिन फिर भी उसने सोने से पहले अपनी टेबल की बगल में रखी कान्हा जी की मूर्ति की तरफ हाथ जोड़े और उसके बाद फिर से बिस्तर पर लेट गई। सुबह के करीब 7 बज रहे थे। रुद्र अभी सोया हुआ था। कल रात को जो कंबल उसे अदिति ने उड़ाई थी वो उसे वैसे ही ओढ़कर लेटे हुए थे। इस दौरान दिन निकलने के बाद उसे गर्माहट महसूस होने लगी क्योंकि खिड़की से अब सूरज की धूप आकर उसके बिस्तर पर गिरने लगी थी। कुछ ही देर में उसकी नींद खुल गई। उसने अपनी कंबल को दूर किया और खड़ा हुआ तो उसे पता चला उसके बगल में 2 सोफा को और अटैच किया गया है। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई क्योंकि ऐसा केवल अदिति ही कर सकती थी। उसने अंगड़ाई ली और उसके बाद सोफे को एक साइड कर दिया। थैंक यू माई लवली वाइफ, कितना ख्याल रखती हो मेरा और कहती हो प्यार नहीं करती। हाउ फनी इज दिस। वो हल्का सा मुस्कुराया और उसके बाद वॉशरूम की तरफ चला गया। वॉशरूम की तरफ जाते वक्त वो गुनगुनाने लगा। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या जान को हो दान,
आज एक धनुष बाण पे उतार दो, आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड। आहा, आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड। आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। और अगले ही पल उसने उसके बेड की तरफ देखा तो उसे अदिति दिखाई नहीं दी। वो बुदबुदाते हुए वॉशरूम की तरफ गया। इस दौरान उसकी टोन बदल गई। आज जंग की घड़ी है, ये मोहतरमा तो आज जल्दी ही उठ गई। वाह, मतलब मेरी बातों को सीरियसली तो ले लेती है। फिर जंग की क्या जरूरत, वो बड़बड़ाया और उसके बाद मुंह धोने ही वाला था कि तभी बाथरूम से अदिति निकली। उसने अपने बदन पर टॉवल लपेट रखा था। आई, आप अंदर आ गए। रुद्र को यूं देखकर वो चौंक गई और तभी फिसल कर गिरने ही वाली थी कि रुद्र ने उसे पकड़ लिया। उसकी गीली जुल्फे रुद्र के चेहरे पर जैसे ही लिपटी, हमारे हीरो के होश ही उड़ गए। सुबह सुबह की जंग की जगह गोरे बदन वाली कन्या उसकी बाहों में गिरी कि बंदा पिघल गया। जंग के मूड की एशी की तेजी हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया, मानो सुबह सुबह देव प्रकट हो गए हो और बंदा गलत काम करते हुए पकड़ा गया हो। उसका एक हाथ उसकी कमर पर रखा रखा था तो वहीं दूसरा उसके कंधे के नीचे, और अब भी उसे मुंह बाएं देख रहा था। अदिति की सांस खड़ी हो गई थी, लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसे एहसास हुआ कि रुद्र ने उसे बचा लिया है, तो फिर उसने राहत की सांस ली। रुद्र अब भी उसे खुले मुंह देख रहा था। तभी अदिति को एहसास हुआ उसका टॉवल ऊपर से सरक कर नीचे गिर गया है। यही वजह थी कि हमारे हीरो के एक्सप्रेशंस इस तरह के थे। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे बिजली का जोर का झटका लगा हो। उसने उसे उठाकर अब भी खड़ा नहीं किया, जिसकी वजह से अदिति ने कोशिश की। आउच, मुझे छोड़ो, वो चौंक गई। तभी रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने आंखें बंद कर रखी है, तुम आराम से सही कर लो। सब कुछ देखने के बाद क्या आंखें बंद कर ली? अदिति उससे अलग होकर बोली। उसने जल्दी से टॉवल को उठाकर लपेटा, जिसके बाद रुद्र ने अपनी आंखों को खोला। तुमने तो अंदर ब्रा पहन रखी थी, मैं वैसे भी कुछ नहीं देख सका। धत, तो आपको क्या लगा था कि मैं बिना कपड़े ही पहन के आऊंगी? मतलब हद है। बंदे की ठरक तो देखो, कैसी कैसी इच्छाएं हैं। ओए, बकवास ना कर। तू आकर गिरी थी मेरी बाहों में, एक तो बचाया, ऊपर से बकवास किए जा रही है। मैंने तो अपनी जिंदगी में किसी औरत को छुआ तक नहीं, और इस तरह तो मॉडल के अलावा किसी को देखा भी नहीं। मेरा तो सुबह सुबह धर्म भ्रष्ट कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुबह सुबह कैसे दर्शन करवा दिए। देखो, नखरे ना करो, आई समझ। आई एम योर वाइफ, ज्यादा मत बनो। मैं अच्छे से जानती हूँ, छुआ तक नहीं। ऑफिस में इस धतूरे के फूल पर कितनी मधुमक्खियां मंडराती है, मुझसे कुछ छिपा नहीं है। ओए, जस्ट सेट अप। मधुमक्खियां, मुझे मतलब नहीं होता है। खैर, यू आर लुकिंग हॉट बेबी। वो उसके सीने की तरफ घुरकर देखते हुए बोला, जिसके बाद अदिति ने अपने दोनों हाथों को सीने पर लगा लिया और बोली, ऐसे ना देखो, शक्ति कपूर की आत्मा घुस गई है क्या अंदर? अरे वो तो मरा भी नहीं। हाँ, किसी की भी हो, ऐसे देखने की जरूरत ना है, उसने डांट लगाते हुए कहा। अरे सच्ची में इतना भड़कने की क्या जरूरत है? आजकल की लड़कियों को तो होट वोट सुनना पसंद होता है। आई थॉट तुम्हें भी होगा। वैसे शादी से पहले मैंने तो सोचा था मेरी बीवी मॉडर्न होगी। जब मैं उसे हनीमून के लिए मालदीव लेकर जाऊंगा तो बीच पर बिकनी पहने हुए पूरी जलपरी लगेगी, उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा। अचानक से पता नहीं क्यों रुद्र का मूड चेंज हो गया था। तभी वो बोली, धत, भगवान के नाम पर शर्म करो, ज्यादा नहीं तो अपनी शिव जी के नाम पर ही कर लो। कुछ भी बोले जा रहे हो आप। मैं ऐसा कुछ ना करने वाली। हनीमून के लिए मैं कहीं बाहर नहीं जाने वाली, और बीच पर बिकनी तो किसी भी हाल में नहीं पहनने वाली। इंडिया में भी तो बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेज है, लाइक कुल्लू मनाली और केदारनाथ। हाँ, मैं वैष्णो देवी मंदिर तो पक्का ही जाऊंगी। और चुप कर, वैष्णो देवी मंदिर जाएगी, वो भी RPSR के साथ? अरे हनीमून पर जाना है या देवताओं के मंदिरों का घंटा बजाने? मैं नहीं जाने वाली। फिर तो कहीं भी, मैं तो कुल्लू मनाली ही जाऊंगी। मैं भी तो, बहुत सारे सपने हैं ना, बड़े आए, उसने जैसे ही कहा। अचानक से रुद्र को रियलाइज हुआ कि वो क्या बोले जा रही है। तभी वो उसके पास गया। उसने उसके हाथ को पकड़ा और अपनी तरफ जोर से खींचा। वो सीधे उसके सीने से जाकर टकराई। आउच, ये क्या है? पिछले जन्म में सुमो पहलवान थे क्या, जो बार बार अपनी छाती टकराते रहते हो मुझसे? नहीं मेरी जान, मुझे सुनकर अच्छा लगा था। उसने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचा और उसके बाद उसने अपनी नजरें उसके होठों पर टिका ली। क्या अच्छा? कुछ भी किए जा रहे हो आप?
वो तो तुम किए जा रही थी, तुम्हें पता भी है तुमने बातों ही बातों में अपने दिल की बात मुझसे कह दी। मेरे साथ हनीमून जाओगी, तुम जहाँ कहना हम वहीं जाएंगे मेरी जान, लेकिन बस हनीमून मना लेना मेरे साथ। धत, बकवास मत करो आप। और हाँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो आपसे प्यार भी नहीं करती। उसने रुद्र को धक्का दिया और उसके बाद वो वहाँ से भाग गई। लो बेटा रुद्र, फिर निकल गई ये जल परी तेरे हाथों से, पर तेरे शक्ति कपूर वाले इरादों को ऐसे ही जगा के रख, कभी ना कभी तो हसीना मान ही जाएगी। वो अजीब सी हंसी हंसा और उसके बाद टोन बदलते हुए गुनगुनाने लगा। मेरी जान, तुमको भी हो जाएगा प्यार, हाँ होले होले हो जाएगा प्यार बलिए, होले होले हो जाएगा प्यार। हट, RPSR का प्यार होले होले नहीं होता। आई वॉन्ट एवरीथिंग फास्ट। अचानक से ही वो बड़बड़ाया और उसके बाद मुंह धोने लग गया। तो वहीं दूसरी तरफ अदिति के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। रुद्र की आंखों में आज उसे कुछ खास नजर आया था उसके लिए। वो वापस अब उसी तरह से बातें करने लगा था जैसे पहले कभी किया करता था। उसे अब केवल बोलना ही नहीं आता था, बल्कि सामने वाले की बातें सुनने भी आने लगा था। और यही तो उसके भोले की खासियत थी। भोले, हाँ, जो कभी उसे गुम हुआ सा नजर आता था, अब उसे फिर से उसकी थोड़ी थोड़ी झलकियां नजर आने लगी थी। और यही वजह थी कि अब उसकी आंखों में सपने तैरने लगे थे। हालांकि अगले ही पल उसे इस बात का डर भी नजर आने लगा था कि रुद्र कभी अपने दिल की फीलिंग्स को इतनी ओपनली नहीं बताता था। एक किस करने में भी उसे पसीने छूट जाते थे। वो उसके साथ इस तरह की बातें करने लगा था, कहीं उसके इस तरह के बिहेवियर के पीछे कोई राज तो नहीं, वो यही सोच रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र 20 मिनट बाद फ्रेश होकर बाहर आया। तब तक उसने देखा अदिति पूरी तरह से तैयार हो गई थी। ब्लू साड़ी जिसका डिजाइनर बॉर्डर, उसी की मैचिंग का लॉन्ग स्लीव वाला ब्लाउज, लाइट मेकअप और बेहद कम ज्वेलरी में वो जबरदस्त लग रही थी। रुद्र ने उसे नीचे से ऊपर तक एक नजर भर के देखा और उसकी नजर उसके सीने पर जा टिकी। गले में उसने उसके नाम का मंगलसूत्र पहन रखा था। आखिर वो अब उसकी जो हो चुकी थी, मिसेज RPSR। उसने मांग में उसके नाम का सिंदूर भी लगा लिया था और एक छोटी सी बिंदिया भी। हाथों में मेहंदी, लाल रंग की खूबसूरत चूड़ियां जो उसकी गोरी कलाइयों में बेहद खूबसूरत लग रही थी। यानी उसे देखकर रुद्र के तो होश ही उड़ गए थे। वो बस एकटक उसे देखे जा रहा था। चलना नहीं क्या, मम्मा आवाज दे रही है, चाय भी नहीं पी है आपने अभी तक, उसने मुंह बनाते हुए कहा। हालांकि अब भी उसके दिमाग में वही सीन आ रहा था जो वॉशरूम में हुआ था। यही वजह थी कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इधर वो उसके बोलने के बाद भी उसे देखे जा रहा था। वो सारी सुध-बुध खो चुका था। क्या हुआ महाराज, चलना नहीं क्या, आपको दिल्ली लेकर नहीं जाना मुझे? लो मैं तो तैयार हो गई, अदिति ने फिर से कहा। तो रुद्र को एहसास हुआ वो उससे कुछ कह रही है। हाँ बोलो, क्या हुआ, कहाँ ध्यान है आपका? आपको लेकर चलना नहीं मुझे? हाँ चलना है ना, मैं नहा लूँ, उसके बाद चलते हैं। वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा। उधर कहाँ जा रहे हो? मेरे कपड़े, वो भी नुपुर ने रख दिए थे। हाँ जी, मैंने कपड़े रख दिए थे। आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, सो मैंने कपड़े प्रेस भी कर दिए थे। मैंने अपनी पसंद का एक सूट निकाल भी लिया है, बाकी आपको जो पसंद है आप वो पहन लेना, उसने मुस्कुराकर कहा। मतलब तूने सब कर दिया? वाह, मतलब बीवी होने का ये तो फायदा है यार। इतने साल ऐसे ही कुंवारा रहा रुद्र तू तो। खैर तब शादी कर लेता तो ये नहीं मिलती ना, वो मन ही मन बड़बड़ाया। क्या है, आप मुझे गाली दे रहे हो? भला कोई तुम्हें गाली दे सकता है क्या? गाली देने की IP राइट्स तो तूने अगले 60 साल के लिए पहले ही खरीद लिए थे, और अब रॉयल्टी के रूप में मुझे जिंदगी भर मिलेगी, रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा। बड़े आए, दोबारा बोलना, बड़े आए, थोड़ा अलग टोन से, बड़े आए। वाह यार, अगर हमारा बिजनेस फेल जाता है तो हम एक नया बिजनेस खोल सकते हैं। कैसा बिजनेस? और आज आपको हो क्या गया है? कहीं शादी होने की वजह से पागल तो नहीं हो गए हैं? अरे नहीं, झक्कास बिजनेस है। बस तुम्हें ट्रेन या बस की छत बजानी आनी चाहिए। खैर वो मैं बजा दूंगा, और उसके बाद तू बोलना 10 रुपए के 2 आए बड़े, बड़े आए, लो बड़े, 10 के 2 आए बड़े। वो बस और ट्रेन में कचौरी और समोसा बेचने वालों की टोन में बोला। हट, चुप करो और नहा लो। अदिति को भी हंसी आ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। अच्छा ठीक है, तुमने अपने कपड़े पैक कर लिए क्या? सुना है लेडीज लोगों को कपड़े पैक करने में भी घंटों लग जाते हैं, उसने मुंह बनाते हुए कहा। ओ हेलो, माय नेम इज अदिति रुद्र प्रताप सिंह राठौड़। मैं बाकियों की जैसे नहीं हूँ। और अगले ही पल वो रुक गई।
क्या हुआ बोलो ना, अच्छा लग रहा है। वो मैंने कर लिए हैं पैक, सब पैक किया जा चुका है। अपना भी और आपका भी, बस एक बार फाइल चेक कर लेना आपका कोई सामान रह तो नहीं गया है ना। अदिति ने इतना कहा और उसके बाद वो जाने लगी। फिर तो मैं बाद में ही नहा लूंगा, अभी चाय पी लेता हूँ, जो मर्जी करो। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, कहीं फिर फालतू में अपनी उल्लू जैसी आंखें बाहर निकालते फिरोगे। उसने मुंह बनाते हुए कहा और फिर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। तभी रुद्र ने गुस्से में कहा, ए बकवास ना करो, बड़ी आई। तभी उन दोनों को इस तरह से बहस करते हुए देखकर नुपुर बोली, हेलो, गुड मॉर्निंग जीजू, कैसे हो? ऑल गुड, उसने स्माइल करते हुए पूछा। हालांकि रुद्र उसकी शैतानी मुस्कुराहट के पीछे छिपे गोशिप कीड़े को अच्छे से पहचान गया था। उसने मुस्कुराकर कहा, यश, ऑल गुड, ऑल गुड, हाँ, गुड गुड। वो पूरे दांतों को दिखाते हुए स्माइल करके बोली। इधर दूसरी तरफ रुद्र भी पूरे दांत दिखाकर स्माइल कर रहा था। ऑल गुड शाली साहिबा, फिर ठीक है, गुड गुड। ये क्या है? क्यों दोनों चिंपांजी जैसे भयानक स्माइल किए जा रहे हो? मम्मा, क्या है ये देखो, दोनों मुझे तंग कर रहे हैं। अदिति ये भूल ही गई थी कि उसकी माँ उससे कल शादी करने की वजह से नाराज थी। उसकी माँ जल्दी से बाहर आई। क्या हुआ? वो बोलने ही वाली थी कि तभी उसकी माँ रुद्र और अदिति दोनों की तरफ एक नज़र भरकर देखते हुए बोली, नुपुर, इन दोनों को चाय दे दो, मैं स्नैक्स लेकर आती हूँ। मैं करती हूँ ना मम्मा, तुम अब अपने ससुराल में करना, यहाँ कोई काम नहीं है अब तेरा, उसकी माँ ने डांटते हुए कहा। जिसके बाद रुद्र ने उसे शांत हो जाने के लिए कहा। वो उसे बताना चाहता था कि अभी उसकी माँ को नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। जिसके बाद अदिति उसके साथ चल दी। वो दोनों जाकर सोफे पर बैठ गए। उसकी भुआजी इतनी सुबह मंदिर गई हुई थी। कुछ देर में उन दोनों को नुपुर ने चाय पकड़ाई और वो खुद भी रुद्र के बगल में बैठकर चाय पीने लगी। तभी अदिति का फोन बजा। अंकिता उसे कॉल कर रही थी। अंकिता कॉल कर रही है, मैं आ रही हूँ। अदिति ने अपना कप लिया और वो खड़ी होकर वहां से चली गई। इधर दूसरी तरफ नुपुर रुद्र की तरफ खिसकी। उसने रुद्र की तरफ आंखों से इशारा किया। बोली, शाली साहिबा, और जीजू क्या हाल है? कमर ठीक है अब आपकी? एकदम फर्स्ट क्लास, रुद्र ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। गुड गुड, मतलब मेरी दी कुछ ज्यादा ही थकी हुई होगी। आपकी क्लास अच्छे से नहीं लगी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? ओह! तेरा मतलब फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस। बताओ ना। अब दी से पूछूंगी तो डांट पड़ेगी। वाह आरपीएसआर, साला तेरे गुस्से को तो कोई पूछता भी नहीं है, मतलब दी से डांट पड़ेगी और मेरा कोई ओरा ही नहीं है। खैर, वो बड़बड़ाया। क्या हुआ बताओ ना जीजू, आप तो मेरा बेस्टा हो, बस थोड़ा बहुत सब सही रहा ना? अच्छा पूरा बताओ, रुद्र ने एक शैतानी मुस्कुराहट देते हुए कहा। हाँ बताओ बताओ, आई एम रेडी टू लिसन। उसका पूरा ध्यान रुद्र पर ही था। ठीक है फिर सुनो, वो दरअसल हम जैसे ही यहाँ से गए उसके कुछ देर तक तो वो मुंह फुलाए बिस्तर पर जाकर बैठ गई, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी ना। हाँ समझ सकती हूँ मैं। फिर मैंने जो रेड पेटल्स तूने बिखेर रखे थे उन्हें अपने हाथों में चुना। एक के बाद एक धांसू गुलजार साहब की शायरियां सुनाते हुए मैंने रेड पेटल्स को उसके ऊपर बरसाया। मोहतरमा धीरे धीरे पिघलने लगी। अच्छा फिर क्या? उसने पूछा। आपको मैं अच्छी लगती हूँ? मैंने कहा हाँ। उसने कहा, मैं कैसी लगती हूँ? मैंने कहा बहुत खूबसूरत। फिर पूछा, प्यार करते हो? मैंने कहा हाँ बहुत। बस ऐसे ही सवाल जवाब होते रहे और हम एक दूसरे के करीब खिसकते गए। फिर मैंने उसे बाहों में भरा और बस बस, आगे आपकी शाली शाइबा को सब समझ आ गया। फिर आप दोनों ने जी भर के रोमांस किया होगा। तभी दी के चेहरे पर आज इतनी प्यारी स्माइल थी। मतलब जीजू आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप सच में कितने अच्छे हो। मेरी दी को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। आपका भी तो एक्सपीरियंस बढ़िया गया होगा ना जीजू? हाँ, लेकिन तब तक जब तक आंखें बंद थी। हैं? मतलब जो मैंने अभी तुम्हें कहानी सुनाई थी वो मेरा एक सपना था, हकीकत कुछ और। उसने मुंह बनाते हुए कहा। मतलब कुछ भी नहीं हुआ? सुबह सुबह जुल्फों का पानी जरूर गिरा था, बाकी कुछ तो नहीं हुआ। ये आप कितने बेकार हो जीजू, उसने मुंह बनाते हुए कहा। देखो, तुम हो आजकल की न्यूज एंकर, जिसको चाहिए प्रेम कहानी में भी मसाला, जो हमारी प्रेम कहानी में तो शायद ही मिले, क्योंकि हम दोनों ही बहुत बोरिंग है। खैर, बेस्ट ऑफ लक। मैं जा रहा हूँ नहाने, क्योंकि आज हमें दिल्ली के लिए निकलना होगा, उसने कप को टेबल पर रखते हुए कहा। पर जीजू इतना जल्दी? अभी तक हमने एंजॉय भी नहीं किया। हाँ, पर हम जल्दी ही वापस आएंगे ना, फिर लखनऊ घुमाना तुम। मैं तुम्हें ढेर सारी शॉपिंग्स भी करवाऊंगा। अच्छा पक्का?
लेकिन कुछ दिन तो रुक जाते ना। उसने बड़े ही प्यार से ठुनठुनाते हुए कहा। हाँ, पर अब यहाँ तो बम कल रात को फोड़ दिया था, वहाँ भी तो धमाका होना चाहिए ना। हाँ कि नहीं? जरूर होना चाहिए, तो गिव मी हाई फाइव। ये उसने ताली बजाते हुए कहा और उसके बाद वो वहां से चला गया। पागल है पूरी, सच में ये दोनों। मतलब फर्स्ट नाइट को भी कुछ नहीं हुआ। खैर, मैं समझ सकती हूँ दी आप क्या सोच रही है, पर आई होप जीजू आपको संभाल लेंगे। सब ठीक हो जाएगा, एक दिन आप सच में खुश होगी। भगवान जी, बस मेरी दी को सारी खुशियां दे देना। नुपुर मन ही मन प्रार्थना करने लगी तो वहीं रुद्र बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। इस दौरान उसने अपने मैनेजर अविनाश को भी आने के लिए बोल दिया था। वो उसे अपने साथ लेकर जाने वाला था। हालांकि उसने इस दौरान उसे अपनी शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जहां अविनाश वहां होकर भी उन दोनों की शादी को लेकर अनजान था, तो वहीं दूसरी तरफ घर वाले तो होने ही वाले थे। उन्हें तो उन दोनों की शादी का पता चलने पर कैसा शौक लगने वाला था, ये तो वक्त ही बताने वाला था। अभी सुबह के 8 भी नहीं बजे थे कि रुद्र नहा धोकर नीचे आ गया था। इस दौरान उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो अदिति को एक पल के लिए तकता है, जो उसके और अपने सामान को लेकर नीचे आने की कोशिश करती है। उसने अपना सामान उससे लिया और नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि वो अकेली दोनों का सामान उठा नहीं पा रही थी। नीचे आने के बाद जहां रुद्र नूपुर की तरफ जाता है, तो वहीं अदिति ने अपने ड्राइवर से उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए बोल दिया था, ताकि वो जल्दी से दिल्ली पहुंच जाए। तो वहीं रुद्र ने अविनाश को भी अपने साथ दिल्ली चलने के लिए बोला था। वो आने ही वाला था। कुछ ही देर में रुद्र और अदिति दोनों ने नाश्ता भी कर लिया, जिसके बाद नुपुर और भुआजी ने उन दोनों को ख्याल रखने की सलाह दी। भुआजी से मिलने के बाद वो दोनों अदिति के पिताजी से आशीर्वाद लेने के लिए उनके कमरे में गए। उसके पिताजी की आंखों में चमक देखने के बाद इस बात का अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं था कि वो उन दोनों की शादी करने के निर्णय से कितना खुश थे। आंटी, आशीर्वाद दीजिए, हम दोनों का ये रिश्ता अटूट रहे। रुद्र ने मुस्कुराकर अदिति की माँ के पैर छुए, जिसके बाद उसकी माँ ने उसकी पीठ पर हाथ रख दिया। रुद्र भी अच्छे से जानता था कि वो उनसे नाराज है, लेकिन उन्हें मनाना कैसे है ये उसे बखूबी पता था। रुद्र के पैर छूने के बाद में अदिति भी उनके कदमों में झुकी। तभी रुद्र का फोन बजा। उसके पास उसकी दादी माँ का कॉल आ रहा था, जिसे रिसीव करने के लिए वो चला गया। तो वहीं अदिति की आंखों में आंसू थे। उसने दुखी होकर अपनी माँ से कहा, मम्मा, आई एम रियली सॉरी। शायद मैं कभी ना एक्सप्लेन कर सकूं कि मैंने ये शादी क्यों की। रियली सॉरी। कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, आगे की जिंदगी पर ध्यान दो। वैसे भी मेरा क्या है, हम तो कुछ तो सालों के मेहमान हैं। ऐसे में तुम्हें करना है जो भी करना है, बस अपने निर्णय पर बनी रहना। उसकी माँ की बात उसके दिल में चुभ गई। मम्मा, ऐसे ना बोलो ना प्लीज, उसने उदास होकर कहा। लेकिन उसकी मायूसी से उसकी माँ को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बिना ज्यादा बात किए किचन की तरफ चली गई। उसे अपनी माँ का इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो जानती थी कि इसमें उसकी माँ की भी कोई गलती नहीं थी। उनकी जगह अगर कोई और भी होती, तो वो भी इसी तरह से ही बिहेव करती। वो यही सब सोचकर अपने आंसू पोंछ लेती है। हालांकि मन ही मन उसे भी विश्वास था कि एक ना एक दिन उसकी माँ उन दोनों को इस तरह से अचानक से शादी करने के निर्णय को मान लेगी। वो यही सब सोचते हुए रुद्र की तरफ बढ़ी। वो रुद्र से जाकर पूछने ही वाली थी कि वो कब तक चलेगा, तभी मेन गेट की बेल बजी। अविनाश जी आए होंगे। वो बुदबुदाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजा खोला, सामने देखा तो अविनाश ही था। इधर दूसरी तरफ अविनाश उसे देखकर शॉक्ड हो गया। उसके गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां आदि देखकर उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर वो ये क्या देख रहा है। वेलकम अविनाश जी, क्या देख रहे हो ऐसे? वो मैम, क्या आपने शादी कर ली है? हाँ, लेकिन कब और किससे? अविनाश ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। उसे यकीन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि 2 दिन पहले ही जब ऑफिस की छुट्टी हुई थी, तब तक तो उसकी शादी की कोई बात नहीं चल रही थी, और अब अचानक से ही वो अब भी मुंह खोले खड़ा था। उसने एक बार इधर-उधर देखा, उसके बाद फिर से बोला, आपने बताया नहीं मैम। आपने किसके साथ शादी कर ली है? मेरे साथ। नाउ शी बिकम अदिति रुद्र प्रताप सिंह राठौड़। रुद्र ने पीछे से अदिति के बोलने से पहले ही जवाब दिया। उसको अपने सामने देखकर अविनाश चौंक गया। वो बदले में बड़ा मुश्किल से बोल सका, पर कब? कब की शादी सर आपने? ऐसा तो कोई प्लान ही नहीं था ना आपका अभी तो। फिर इनके साथ? अविनाश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर उसने अदिति के साथ शादी क्यों की, जबकि वो तो उससे इतनी नफरत करता था। उसने तो उसे ढूंढने के लिए बोला था। उसने उससे बदला लेने के लिए ही तो उसकी कंपनी के आधे राइट्स खरीदे थे, और अब शादी।
आखिर ये किससे हो सकता है? उसके दिमाग में ऐसे ही न जाने कितने सवाल कौंध रहे थे और उनके जवाब सिवाय रुद्र के कोई और नहीं दे सकता था। इधर रुद्र उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर समझ गया था कि वो क्या सोच रहा है। तभी उसने उससे पूछा, "व्हाट हैपेंड विथ यू? व्हाट आर यू थिंकिंग?" "नथिंग सर, वो बस ऐसे ही अचानक से ही हुआ ना, सो खैर चलते हैं।" "हाँ, लेकिन जीजू चाय पीने के बाद ऐसे नहीं।" नुपुर चाय लेकर लिविंग रूम में आई। "ओके श्योर, चलो आओ अविनाश, तुम भी अंदर आओ। वैसे भी मैं तुम्हें बैचलर पार्टी तो नहीं दे सका। मेरे ससुराल में सासू माँ के हाथ की चाय तो पीकर देखो, बहुत बढ़िया बनाती है।" रुद्र ने अपनी शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए कहा। "जी सर," उसने धीमे से कहा। इस दौरान उसके दिमाग में सवालों की उठापटक अभी भी चल रही थी। हालांकि वो ये भी जानता था कि रुद्र सर सदा से ही अनएक्सपेक्टेड काम करता था। कुछ ही देर में उन लोगों ने चाय पी और उसके बाद उनको सबको पाई बोला एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। जहां अविनाश ड्राइवर के बगल में बैठ गया तो वहीं रुद्र और अदिति दोनों पीछे की सीट पर बैठे थे। इस दौरान अदिति काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसके दिमाग में कई सारे सवाल कौंध रहे थे कि क्या रुद्र की फैमिली के लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, कहीं वो उसे भला बुरा ना कहे। वो जानती थी कि माया और उसकी सौतेली माँ नयनतारा उसे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हालांकि उसे न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि रुद्र सब कुछ संभाल लेगा। दोपहर के 2 बज रहे थे। वे सब दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर आ गए थे, जिसके बाद अविनाश को रुद्र ने अपने घर जाने का बोल दिया था और वो वहीं उसने घर से अपने ड्राइवर दीनदयाल को फोन करके एयरपोर्ट बुलवा लिया था। दीनदयाल को भी उस वक्त आश्चर्य हुआ जब उसने अचानक से ही यूं शादी कर ली थी, लेकिन रुद्र के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर उसको अच्छा लग रहा था। यही वजह थी कि उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया, बस उन दोनों को बधाई दी, फिर गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में गाड़ी जैसे जैसे रुद्र के घर के करीब बढ़ रही थी, वैसे वैसे अदिति के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल रहे थे। वो मायूस हो गई थी, हालांकि रुद्र के चेहरे को देखकर लग रहा था वो बहुत खुश है। इधर जहां रुद्र अपने घर की तरफ अदिति के साथ निकल पड़ा था, तो वहीं दूसरी तरफ उसके घर में काफी चहल पहल थी। माया और उसकी माँ नयनतारा काफी खुश थी। रुद्र भी सुबह फोन करके बोल चुका था कि वो उन्हें आज सरप्राइज देगा, स्पेशली माया को। यही वजह थी कि वो काफी खुश थी। दीनदयाल जी को फोन करके बुलाने के बाद से वो और भी ज्यादा खुश थी और इसी खुशी में वो भूल चुकी थी कि उसने अपना फोन रूम में ही छोड़ दिया है। वो चहकती हुई अपनी माँ के कमरे में गई। मॉम, हे मॉम, क्या कर रही हो तुम? अरे माया, तुम आओ। उसकी माँ ने हमेशा की तरह उसे प्यार से अपने कमरे में बुलाया। मॉम, वो भाई मुझे सरप्राइज देने जा रहा है। ऐसा क्या? फिर तो लग रहा है वो तुम्हें एक न्यू गाड़ी देगा, कंफर्म, क्योंकि तूने ही तो एक बार उससे गाड़ी की डिमांड की थी ना, उसकी माँ ने खुशी के मारे झूमते हुए कहा। हाँ, यही मुझे लग रहा है मॉम। माया की खुशी का ठिकाना नहीं था। अच्छा मॉम, उसको कॉल किए हुए आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। बात क्या है, अभी तक आया नहीं? आ जाएगा, मैं फोन करके पूछ रही हूँ। तभी माया को याद आया कि उसका फोन तो उसके रूम में ही रह गया था। अच्छा मॉम, अपना फोन दीजिए जरा। उसने अपनी माँ को फोन लिया और उसके बाद उसने रुद्र को कॉल लगाया। कुछ ही देर में घंटी जाने लगी। रुद्र ने सामने से कॉल पिक किया। हेलो माया, भाई कहाँ हो आप? माया ने बड़े ही प्यार से पूछा। बस घर पहुंचने ही वाला हूँ। ठीक है, वैसे मेरे लिए सरप्राइज का क्या हुआ? आज दे देंगे ना मुझे? अरे आज ही क्या, अभी लेना, मैं अपने साथ ही लेकर आ रहा हूँ सरप्राइज। इवन तुम सबके लिए भी है मेरे पास सरप्राइज। रुद्र की चहकती हुई आवाज सुनकर माया को लगने लगा था जैसे उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर वो आ रहा है, क्योंकि पहले भी जब रुद्र खुश होता था तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आता था। ठीक है भाई, मैं नीचे आ रही हूँ। ये, उसने खुशी से झूमते हुए कहा और उसके बाद कॉल कट कर दिया। मॉम, वो तो अपने साथ ही सरप्राइज लेकर आ रहा है। मॉम, अरे वाह, फिर तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। चलो जल्दी से नीचे चलते हैं, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। उसकी माँ ने भी चहकते हुए कहा और उसके बाद जल्दी से कमरे से बाहर आ गई, तो वहीं उसके पीछे पीछे माया भी। इस दौरान माया के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। हालांकि उसे जिस तरह का सरप्राइज मिलने वाला था वो उसे पसंद नहीं आने वाला था, लेकिन फिलहाल तो वो खुशी के मारे पागल ही होने वाली थी। तभी उसे बाहर गाड़ी के आकर रुकने की आवाज सुनाई दी। यही वजह थी कि एक बार फिर से उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कुराहट आ गई। दादी, रूबल, लग रहा है भाई आ गए हैं। वो मेरे लिए सरप्राइज लेकर आए हैं। आप भी आओ ना, देखना वो मेरे लिए कितना अच्छा सरप्राइज लेकर आएंगे। ये आओ ना रूबल, उसने रूबल से कहा। जी आ रही हूँ, रूबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया।
वो तो अच्छे से जानती ही थी कि आखिर रुद्र उन सबको कौन सा सरप्राइज देने वाला है। उसने शादी कर ली है, ये बात रुद्र ने अपनी दादी माँ को भी नहीं बताया था। यही वजह थी कि माया की बातें सुनकर दादी माँ भी सोफे से खड़ी हुई। हालांकि वो उन दोनों की ओवर एक्टिंग से इरिटेट जरूर हो गई थी। वो भी यही सोच रही थी कि आखिर रुद्र को सरप्राइज देने की क्या जरूरत है। खैर, अब तो जो होना था वो हो गया। वो यही सोचकर थोड़ी उदास थी। तभी डोरबेल बजी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।